नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आइए दोस्तों, जो मैंने कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको कॉल्ब का अनुभाविक अधिगम सिद्धांत और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इसके बारे में बताया था। दोस्तों, जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। आज मैं केवल 2 ही अवस्थाओं के बारे में चर्चा करूंगा, बाकी की 2 अवस्थाएं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। दोस्तों, पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में बांटा है, जो कि इस प्रकार है। पहली जो अवस्था उन्होंने बताई है वो बताइए संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक की मानी है। दूसरी है पूर्व प्राक सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष। स्थूल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक या अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, या कुछ लोगों ने इसे 11 वर्ष से आगे भी बताया है कुछ बुक्स में। तो आइए दोस्तों, मैं केवल आज 2 ही अवस्थाओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो हम पहली जो अवस्था है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली जो अवस्था है दोस्तों वो है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था की आयु जन्म से 2 वर्ष तक है। इसमें बच्चा अपने नाक, कान, आंख से निरीक्षण करके सीखता रहता है। वह संवेदी प्रेरक उपकरणों से सीखता रहता है। संवेदी प्रेरक उपकरण समझ रहे हैं दोस्तों, जो सेंसरी मोटर होते हैं, यानी कि हमारे आंख, नाक, कान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। यानी कि इस अवस्था की एक विशेषता है कि जो है इस अवस्था में जो है बच्चों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। वस्तु स्थायित्व होता क्या है दोस्तों? आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। वस्तु स्थायित्व होता है दोस्तों जब कोई बच्चा छिपी हुई वस्तुओं को निकालने में सक्षम हो जाता है, तो वह वस्तु स्थायित्व कहलाता है। यानी कि जब कोई बच्चा जो है कोई छिपी हुई वस्तु को निकालने में खुद सक्षम हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वह वस्तु स्थायित्व कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा, उदाहरण के लिए हम किसी बच्चे के खिलौने को कपड़े के नीचे छिपा देते हैं, तो बच्चे को ये पता होता है कि कपड़े के नीचे खिलौना है, और वह कपड़े को हटाकर उसे ढूंढ लेता है। ठीक है, तो अब इसकी विशेषताएं देखिए। इस अवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी प्रेरकों से महसूस करना सीखता है। संवेदी प्रेरक वही इंद्रियों का प्रयोग करके, यानी कि आंख, नाक, कान का प्रयोग करके सीखता है। दूसरा है बच्चों में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया ही है। वस्तु स्थायित्व यानी कि छिपी हुई वस्तु को निकालने में सक्षम हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं की पहचान करना सीखता है। चौथा है किसी चीज को पकड़ना सीखता है। 5वां है बच्चा किसी वस्तु को मुंह में डालकर उसका अध्ययन करना सीखता है। यानी कि आपने देखा होगा ना कि जो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा है वो हर चीज को जो है अपने मुंह में डालता है। और छठा है इस अवस्था में हंसने और रोने की प्रवृत्ति विकसित होती है, यानी कि बच्चा हंसता भी है और रोता भी है। आगे देखिएगा संवेदी प्रेरक अवस्था की उप अवस्थाएं। तो पहली जो अवस्था है इसमें प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था से तात्पर्य समझ रहे हैं दोस्तों? यानी कि इस अवस्था में जो है बच्चा मतलब अंगूठा जात से चूसता है, अंगूठा चूसने की क्रियाएं करता है अधिकांश। दूसरा है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 1 माह से 4 माह है। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो बच्चा दोहराने वाली क्रियाएं ज़्यादा करता है। यानी कि जब वह इन क्रियाओं को दोहराता है तो उनके एक दूसरे के साथ समन्वित होकर के करना सीखता है, मतलब समन्वित होकर के करना सीखता है। तीसरा है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जो कि 4 से 8 माह है।
तो 4 से 8 माह का बच्चा क्या करना सीखता है, यानी कि बच्चा जो है इस अवस्था में चीज़ों को उलटना पलटने की कोशिश ज़्यादा करता है और उस काम को ज़्यादा करता है जो उसे रोचक लगता है। और चौथा है गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, जो कि 8 से 12 माह है। तो इस अवस्था में बच्चा जो है मतलब इस अवस्था में जो बच्चे के अंदर अनुकरण करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि नकल करना ज़्यादा सीख जाता है और उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, यानी कि वो कार्य करता है जिसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्थाओं से तात्पर्य क्या है दोस्तों, इसमें गौण प्रतिक्रियाओं की अवस्थाओं से तात्पर्य है ये तो सब दोस्तों वही है जो मैंने अभी आपको बताई थी। नेक्स्ट है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा बार बार प्रयास करके सीखता है, वह त्रुटि कहता है फिर प्रयास कहता है, तो जिससे जो क्या होता है उसकी सीखने की गति बढ़ जाती है और इस अवस्था में जो है बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। और लास्ट है मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, जो कि 18 से 24 माह, यानी कि पूरे 2 वर्ष तक में बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। अगर बच्चे के सामने से उसका खिलौना हटा दिया जाता है तो बच्चे के दिमाग में क्या होता है, उसका स्थायित्व बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जीन पियाजे की पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक अवस्था और ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। और जो है अब दूसरी अवस्था जो इन्होंने बताई है वो बताई है पूर्व या प्राक सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की है। पियाजे के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की दो उप अवस्था है। पहली क्या है, प्राक सक्रियात्मक प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो कि 2 से 4 वर्ष तक की है। तो इस अवस्था में क्या कहता है बालक, इस अवस्था में बालक वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। पियाजे ने संकेत और चिन्ह को प्राक सक्रियात्मक अवस्था में महत्वपूर्ण साधन माना है, यानी कि इस अवस्था में जो है बच्चा जो है संकेत और चिन्ह के माध्यम से सीखने लगता है और मतलब जो है वस्तुओं, शब्द, प्रतिमाओं आदि के विषय में अपना मानसिक चिंतन विकसित करने लगता है। प्राक सक्रियात्मक चिंतन की जो परिसीमाएं हैं, यानी कि कहाँ तक वो लिमिट है उसकी, उसके बारे में जानते हैं। तो पहली जो है जीववाद, जब बालक अपनी चारों तरफ की चीजों को सजीव मानता है तो वह जीववाद की अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चा निजी वस्तुओं को भी सजीव मानता है, यानी कि जीववाद में क्या कहता है बच्चा, निजी वस्तुओं को भी सजीव मानता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी लोहे की चीज को हथौड़े से मारते हो तो बच्चा बोलता है मत मारो, उसे दर्द हो रहा है, या गाड़ी खराब है तो बच्चा कह देता है ना कि गाड़ी बीमार है। जैसे किसी बच्चे की गुड़िया के पेट में गुड़िया के पेट में दर्द होता है, मतलब तो क्या कहते हैं, अरे मत मारो बच्चे गुड़िया को, ये इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसकी तबीयत खराब है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, बच्चा जो है सजीव वस्तु को निजी वस्तु को भी जो है सजीव समझता है। दूसरा है अहम केंद्रिता, यानी कि जब बच्चा यह मानना शुरू कर देता है कि मैं जो सोच रहा हूं, जो कर रहा हूं, सब ठीक है, तो वह अहम केंद्रिता की अवस्था में है। इसमें बच्चा क्या होता है, अपने ही विचार को सही मानता है। इस अवस्था में बच्चा अपने प्रत्यय की तुलना नहीं कर सकता, यानी कि अपने कॉन्सेप्ट की तुलना नहीं कर सकता। वास्तविकता में उसे यही लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वह सब ठीक है। उदाहरण के लिए जब राम के पापा ने उसके पास फोन करके पूछा कि तुम्हारी मम्मी घर पर है, तो बच्चे ने क्या किया, हाँ में सिर हिलाया। उसके पापा ने फिर से पूछा तो उसने फिर सिर हिलाया। तो बच्चा सोचता है कि सिर हिलाने का मतलब जो है हाँ होता है, पर उसको क्या पता नहीं होता, उसको यह पता नहीं होता कि जब कोई सामने होता है तो ही इसका मतलब हाँ होता है। अतः राम को ऐसा लगता है कि वह जो सिर हिला रहा है वह ठीक है, यानी कि वह वास्तविकता के साथ तुलना नहीं कर पा रहा है। तो यह कौन सी अवस्था है दोस्तों, यह अहम केंद्रिता की अवस्था है।
थर्ड है दोस्तों केंद्रीकरण, यानी कि जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर किसी विशेष विशेषता पर बल दे तो वह केंद्रीकरण कहलाता है। अर्थात एक विशेषता पर अपना ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है दोस्तों? केंद्रीकरण कहलाता है। और यह क्या है? यह विकेंद्रीकरण का जस्ट अपोजिट है। विकेंद्रीकरण में जो है सभी विशेषताओं पर ध्यान दिया जाता है, और इस केंद्रीकरण में क्या है? सारी विशेषता को छोड़कर किसी एक विशेष विशेषता पर बल देना केंद्रीकरण कहलाता है। चौथा है अपलटावी। अपलटावी में क्या होता है बच्चों? इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं संख्याओं को उलटना पलटना सीखता है, तो हम इस अवस्था को अपलटावी अवस्था कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी पहली परिसीमा, मतलब प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। ठीक है, पहली तो थी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि जो कि 2 से 4 वर्ष तक की थी। दूसरी है अंतर्दर्शी अवधि जो कि 4 से 7 वर्ष तक की है। इस अवधि में बच्चा क्या करना सीखता है? इस अवधि में बच्चा जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आदि प्रतिक्रियाएं सीख लेता है। अंतर्दर्शी चिंतन इस प्रकार एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता, यानी कि बच्चा जो है स्टेप बाय स्टेप तर्क नहीं करता। इसमें इस अवस्था की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में देखिएगा। इस अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक और धारणात्मक चिंतन विकसित होने लगता है। धारणात्मक चिंतन का अर्थ होता है अपने दिमाग में किसी चीज का मानचित्र बनाना। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरी विशेषता क्या है? बच्चा अपनी कल्पनाओं और खुद के नियमों में खोए रहने वाली योग्यताओं को वास्तविक मानना शुरू कर देता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उसके चिंतन में यथार्थता आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो थी जीन पियाजे की 2 अवस्थाओं के बारे में मैंने आज आपको बताया। बाकी की 2 अवस्थाओं के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी अवस्थाओं के अंदर, यानी कि जीन पियाजे ने जो अपनी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, तो प्रत्येक अवस्था में बच्चा क्या क्या करना सीख लेता है, वो सब चीज़ें हमें पढ़नी आवश्यक है। और ये चीज़ें जो हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ मेरा सहयोग करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। थैंक यू।